नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। एमओयू पर करार, जश्न की बहार। आज देवभूमि के दंगल में इसी पर चर्चा। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। फूलमाला और आतिशबाजियों के साथ करोड़ों रुपए के एमओयू साइन होने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे। सरकार को अब तक 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा निवेश होने से राज्य का विकास होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। कांग्रेस ने सरकार को 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट की याद दिलाते हुए कहा कि ये एमओयू 2018 वाले ना हो, जिसमें निवेश कुछ हुआ नहीं है और सरकार जश्न ही मनाती रह गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि निवेश अभी धरातल पर नहीं उतरा है और सरकार के 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के सामने 10% के भी निवेश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं हुए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के एमओयू साइन होने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे। सरकार को अब तक 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा निवेश होने से राज्य का विकास होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे, सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वह भी दुगनी हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। निवेश आने से खासकर पर्यटन सेक्टर और निर्माण सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। वहीं लंदन से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब 5 अक्टूबर से फिर विदेश भ्रमण की तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सिंगापुर और ताइवान के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश का न्योता देंगे और इसके बाद 16 अक्टूबर से दुबई के दौरे पर रहेंगे। सीएम इन दोनों देशों में बड़े घरानों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई में रोड शो और निवेशकों संग सम्मेलन भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार को 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाते हुए कहा
कि 2018 में भी सरकार ने ऐसे वादे किए थे, लेकिन धरातल पर हुआ कुछ नहीं। सरकार को चाहिए कि पहले राज्य में निवेश हो, युवाओं को रोजगार मिल सके, फिर सरकार की बातों पर भरोसा किया जाएगा। लगभग का लक्ष्य रखा है सरकार। सरकार कहती है कि हम 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं लंदन के दौरे पर, वहां से 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए हैं। वो कहते हैं कि इतने MOU दस्तखत हुए हैं और वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गदगद तो आप तब भी हुए थे, आपकी सरकार हुई थी, आपकी पार्टी हुई थी, आपके कार्यकर्ता हुए थे, जब आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2018 में 1,25,000 करोड़ के MOU दस्तखत किए थे, और आपने उस समय अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी। और राज्य को क्या मिला क्या नहीं मिला ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अंकिता हत्याकांड जैसे हत्याकांड यहाँ पर नहीं होंगे, नौजवानों पर लाठी और गोली नहीं चलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, पेपर लीक नहीं होगा, भाजपा के कार्यकर्ता उसमें नहीं पकड़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से तब इस प्रदेश की जनता समझेगी कि आप राज्य के प्रति, विकास के प्रति समर्पित हैं। कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस विपक्षी भूमिका भी विपक्षी तरीके से नहीं उठा पा रही है। अच्छा होता विपक्षी दल, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, और जितना इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बातचीत होकर आई, कई जगह MOU साइन भी हुए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस को जो दिखाई नहीं देता है, इसका मायने क्या है? अब आप राजनीति में भी नेगेटिविटी ढूंढें, लेकिन पॉजिटिव क्या, उसको भी तो जनता के सामने रखें। आखिरकार जो पहल त्रिवेंद्र जी के इस कालखंड में हुई, जो पहल आप पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है और उन पर कोई विषय बचता नहीं है, इसलिए विरोध के लिए विरोध करना ये उनके नेचर की आदत बन रही है। कुल मिलाकर सीएम धामी राज्य में भारी निवेश आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के MOU साइन होने से पूरी सरकार उत्साहित है, और अब सरकार ने ब्रिटेन के बाद सिंगापुर, ताइवान और दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल ये है कि क्या 12,500 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन करने से इन्वेस्टर्स समिट को सफल मान लिया जाए। देखना होगा क्या सरकार का 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट को लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में ब्रिटेन दौरे पर थे और वहां से आज वो वापस आ गए हैं। करीब 12,500 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। अब ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, कहीं ये वही वाले निवेश तो नहीं है। साथ ही साथ ये सवाल भी विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि क्या महज 12,500 करोड़ के MOU साइन होने से हम उत्तराखंड का जो इन्वेस्टर समिट है उसे सफल मान लें, और साथ ही साथ धरातल पर जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक इसे कैसे सफल माना जाएगा। विपक्षी दलों का ऐसा मानना है और चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज ध्यानी जी, अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, PC थपलियाल जी, वरिष्ठ कैडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत राजेंद्र जी आपसे ही करेंगे। 12,500 करोड़ रुपए का MOU साइन हो चुका है, जिसका जश्न बीजेपी मना रही है, लेकिन विपक्षी दल खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों? दरअसल यशी जी, इसमें बात खुशी की नहीं, बात है राज्य के सतत विकास की। हम उत्तराखंड में 2 बार सत्ता में रहे, और पहली बार जब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी, तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए का था। पहले 10,000 था, फिर उन्होंने जो है उसे रिवाइज किया, जब पहले ही महीने में 3,500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया। और उन्होंने एक किताब लिखी 10,000 करोड़, और उसके लेखक थे उस तत्कालीन जो हमारे सचिव थे, संदीप कपूर या क्या नाम उनका, और वो निवेश जो है वो 70,000 करोड़ पे पहुंचा 2004-05।
तिवारी जी का ऐसा मानना था कि निवेश लाने के लिए हमें पहले बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा। उन्होंने सिडकुल बनाया हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में बनाया, उन्होंने भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया, उन्होंने बिजली उत्पादन पे ध्यान दिया, उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जो उद्योगपति। अनम्यूट कीजिएगा राजेंद्र जी। राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। राजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, अपनी जो बात मैं पहले बोल रहा था वो आपने सुना है क्या? हाँ जी अभी हाँ, बोलिए। हाँ। अब सवाल यह है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब की जब सरकार थी, उन्होंने 200 करोड़ रुपया खर्च करके एक इन्वेस्टर समिट जो है 2018-19 में देहरादून में आयोजित की, और 1 रुपया इन्वेस्टमेंट का नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया? क्योंकि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी ने कहा था 2014 में जब देहरादून आए कि उत्तराखंड एक विकासशील राज्य है, जिसके विकास में अगर भाजपा सत्ता में आई तो हम इसे टैक्स हॉलिडे के रूप में उद्योगपतियों को एक आकर्षक पैकेज देंगे, ताकि जो है यहाँ उद्योग जो है वो स्थापित हो। आज जितना भी उद्योग यशी इस देश में आ रहा है वो मैक्सिमम गुजरात और उन राज्यों में जा रहा है जहां टैक्स हॉलिडे। उद्योगपति किसी का सगा नहीं है। उद्योगपति के लिए उत्तराखंड भी ऐसा ही है, उद्योगपति के लिए झारखंड भी ऐसा ही है, उद्योगपति के लिए आसाम भी है। आज आसाम में वहां टैक्स हॉलिडे है। बिहार की सरकार सर पटक के मर गई, लेकिन केंद्र की सरकार ने वहां के औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 1 रुपया नहीं दिया। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, हमारे पास कृषि भूमि कम है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि पहाड़ पे उद्योग स्थापित नहीं हो सकता, इसलिए उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाना चाहिए। ये धामी जी का अच्छा प्रयास है, लेकिन प्रयास जो है जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा। आज जब नियामक आयोग ये कह रहा है कि उत्तराखंड में बिजली की कमी है, पावर कॉरपोरेशन कह रहा है कि बिजली की कमी है, तो कारण क्या है कि पिछले 6-7 सालों में बिजली उत्पादन के प्रति ये सरकार गंभीर क्यों नहीं? चलिए, अब मेरा सवाल ये देखिए, नहीं राजेंद्र जी मेरी बात सुनिए। अब अगर हम धामी जी की बात करें, कोई व्यक्ति अगर प्रयास कर रहा है, 12,500 करोड़ का अगर MOU साइन हुआ है, व्यक्ति को मौका देने की भी तो जरूरत है। हम हमेशा क्रिटिसाइज क्यों करें? हर वक्त हम क्रिटिसिज्म लेकर अगर बैठे रहेंगे तो क्या नेगेटिविटी के साथ उत्तराखंड का संचालन हो सकता है? नहीं, मैं तो नेगेटिविटी मेरे अंदर है ही नहीं। एक कंपनी है जिसका नाम है पोमा। पोमा कंपनी से 2018 में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय MOU हुआ, जो हमारे यहाँ रोपवे का काम करती है। अब उसी कंपनी का जो है बताया गया राजेंद्र जी, लेकिन आपको ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से ज्यादा बेटर कार्यकाल जो है वो धामी जी का है। धामी जी ने अपने निर्णयों को बहुत गंभीरता के साथ रखा है और लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, भले ही आप विपक्ष में। और त्रिवेंद्र सरकार में जो हुआ, जरूरी नहीं है कि वो धामी सरकार में हो। हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वैसा ही होगा? अगर आप उत्तराखंड का हित चाहते हैं तो फिर आप मान के चलिए ना कि नहीं निवेश आएगा। मेरे उत्तराखंड के हित चाहने से नहीं होगा। उत्तराखंड का हित जो है सबसे पहले केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार चाहे एक ऑर्डिनेंस जारी करे कि उत्तराखंड के में अगर उद्योग स्थापित होगा
तो उसे हम सब्सिडी देंगे, उत्तराखंड का विकास हो जाएगा। धामी को धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है दुबई और कहीं भी या ब्रिटेन में, यहीं आएंगे लोग, लाइन लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार नहीं करना चाह रही। आखिर आप देखो, अब ब्रिटेन जाने की जरूरत क्या थी, दिल्ली जाके काम चल जाता। दिल्ली से नहीं चल मोदी रहा जी मतलब ब्रिटेन जो में। है वो नहीं चाह रहे कि हमारा विकास हो। वो चलिए मोदी जी चाहते हैं राजेंद्र जी, सिर्फ मैं गुजरात- वापस आऊंगी आपके पास, रुकिए जरा। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? 12,500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन, लेकिन फिर भी विपक्ष को रास्ता नहीं आ रहा है। आना ना आने की से एक हटकर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो चीज तिवारी जी ने की थी वो अभी नहीं हो रही है, ये समझना चाहिए। नंबर 2, जो प्रयास त्रिवेंद्र ने किया, त्रिवेंद्र के अंदर ईमानदारी थी, इसलिए वो लोग बेवकूफ नहीं बना पाया लोगों को। ये व्यक्ति सरासर बेवकूफ बना रहा है जनता को। जो चीजें ये कर रहा है लंदन में जाके, एक एक चीज का जब आप विश्लेषण करोगे तो पाओगे कि ये तो मोदी जी से भी बहुत आगे है। ये इतना चतुर लड़का है कि इसने तो टोटली, देखिए आप, अगर थपलियाल एक जी, एक पहले तो आप इन्वेस्टमेंट डिबेट्स में आके कहते थे कि धामी जी से बड़ी उम्मीदें हैं, त्रिवेंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, त्रिवेंद्र रावत की आपने बहुत बुराई करी है, और आज आप धामी जी की बुराई कर रहे हैं। देखिए, तो ऐसा क्या परिवर्तन हो गया अभी हाल फिलहाल में? नहीं मैडम, देखिए आज मैं केवल कह दीजिए ना। नहीं थपलियाल जी, आपने कभी नहीं माना कि धामी जी जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और आगे आपको काफी आशाएं उम्मीदें भी थी? कह दीजिए, आपने नहीं कहा कभी। टॉपिक में बोलने ही दे रहे हैं, बोलिए। फिर तो बेकार। मतलब मैं टॉपिक पे हूं। अब मैं ये जानता हूं कि त्रिवेंद्र रावत ने शराब की फैक्ट्री देवप्रयाग में खोली, वो उसका हम विरोध किया, और वो कुछ सक्सेसफुल मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसलिए बदला। लेकिन ये मुख्यमंत्री जो ये उछल कूद मचा रहा है, ऊंची ऊंची कूदे मचा रहा है, ये राज्य हित में नहीं है। मैं देखो, इन्होंने अभी आप एक एक चीज देखोगे कि इन्होंने डिप्लोइंग स्कीइंग रिजॉर्ट के लिए 2100 करोड़ का ये वो करके आ रखा है। अब क्या स्कीइंग रिजॉर्ट की जो हम उसमें इन्वॉल्व हैं, औली के स्लोप हमने डेवलप किए हैं, और हमने वहां पे जो आर्टिफिशियल स्नो की मशीनें हैं वो लगाई हैं, और ये बंदा उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, और वहां जाके बोल रहा है मैंने 2100 करोड़ का वो कर दी। वहां पे हंसी आ रही है हमें। दूसरा, आप ये देखिए कि उत्तराखंड को केबल कार चाहिए। इस गरीब राज्य को केबल कार हम अपने सिर पे मारेंगे, ये उसका भी 3000 करोड़ का वो करके आ रखा है। पोमा कंपनी, मैं पहले भी आपको इसी चैनल में बोला कि 30 साल पहले पोमा हमारे आगे पीछे घूमती थी औली में। औली की जो पूरी रोपवे है, बहुत प्रतिष्ठित रोपवे है, और एक अधिकारी ने लगा दिया, और ये नाच रहा पोमा को, पोमा 2000 पोमा। वहां पे हमें हंसी आ रही है। अगर कोई आदमी, मैं अगर अपना बिल्डिंग बना रहा हूं और मैं अपने बिल्डिंग मटेरियल के लिए ठेकेदार के पास चले जाऊं कि वो वहां मेरे ईंटें देगा, तो मेरे घर वाले हंसी उड़ाएंगे। आज जब ट्रक खड़े रहते हैं आईएसबीटी पे, तो तमाम ट्रकों में हम देखते हैं कि किस ट्रक में अंदर अच्छी ईंटें हैं। आप ये देखिए, जब तिवारी जी ने बैठे बैठे इतना इन्वेस्टर यहां बुला दिए, 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट में हमें 500 लोगों को रोजगार मिलता था, जो तिवारी जी लाए। और वो जो ये ला रहा है, ये जो बोल रहा है कि मैं 2000 करोड़ का पोमा, ये पोमा विल वर्क फॉर अडानी की 6 जो ट्रॉलियों का ठेका पहले ही दे चुका है। आप अगर इस चीज को समझेंगे, लोग 6 रोपवे का ठेका अडानी जी को मिल गया। मैं टीवी चैनल में ऑथेंटिक बोल रहा हूं। जो देहरादून से मसूरी जो रोपवे जा रही है वो अडानी के नाम पे है, और उस पे काम करना है पोमा ने, और उस पोमा से बात करने के लिए इंग्लैंड जाके उछल रहा है। हमारे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बेवकूफ बना रहा है, इसलिए हमें चिंता है। हमें तो बड़ी आशा थी, हमने सोचा ये कुछ ऐसी कंपनियां लाएगा जो इस देश में नहीं है। अरे इस देश में नहीं, ये तो तुम उत्तराखंड के जो आप मैडम कैंपटी में जाओ, कैंपटी
केम्प्टी में कैंपटी फॉल्ट। रामशरण नौटियाल जो भाजपा का बड़ा नेता है, उसने ट्रॉली स्वयं में लगवाई। बंगाल, कलकत्ता, मैं खुद ट्रॉली वाले कंपनियों से दिल्ली में बात करने गया था, और आज सक्सेसफुली केम्प्टी में जो ट्रॉली, एक ही ट्रॉली है केम्प्टी में और एक ट्रॉली है सैसधारा में, वो दोनों रोपवे रामशरण नौटियाल जी ने लगवाए, और वो बड़े आराम में। जब मैं नेताओं को बोलता हूं कि भाई तुमको क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उस चीज को मैं टीवी चैनल में नहीं बता सकता, क्योंकि ये लोग अपने लोगों को देना नहीं चाहता। इंग्लैंड जा रहा है, बाप रे बाप। उत्तराखंड नहीं, अभागा राज्य है उत्तराखंड, जिसमें ऐसे लोग हो गए जो इस उत्तराखंड की देवभूमि को वहां इंग्लैंड में जाके बेच रहे हैं। हिमाचल देखिए, कश्मीर देखिए, नॉर्थ ईस्ट देखिए, कोई जा रहा है, वापस कोई जा रहा है। थपलियाल जी, मैं वापस आती हूँ, ठीक है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं तो बहुत डिटेल में एक डील को बता सकता हूँ जो ये इंग्लैंड में करके आया है। चलिए, इसलिए मेरे को क्रोध है, और उसके बाद तुम यहाँ पे ढोल और क्या स्वागत करा रहे हो। तुमने हजारों करोड़ों रुपए इस गरीब राज्य के कट्टे में डाल दिए। चलिए, दिल टुकड़ा होगा हमारा। मैं वापस आऊंगी। मनोज ध्यानी जी, देखिए, विपक्ष आक्रामक है, पीसी थपलियाल जी ज्यादा आक्रामक हैं। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने बड़ी सारी बातें डील्स को लेकर भी कही। कितना सहमत है आप पीसी थपलियाल जी की बातों से, और कितना सहमत है विपक्ष की बातों से? देखिए, किसी भी राज्य में खासकर उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो हमारे को हिमालयन इकोनॉमी पे केंद्रित होकर बात करनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के दौर से जो चीजें सामने आई हैं, उसमें मैं एक बात लगातार जब आर्थिकी का विमर्श होता है तो ये बात करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जो उत्तराखंड का बजट है वो उस बजट का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो खर्च होता है जनवरी, फरवरी, मार्च में, और उसमें भी मार्च में। मैं एक आंकड़ा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उत्तराखंड की, उसका 82.77% जो एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्चा हुआ, वो सिर्फ मार्च के महीने में हुआ। अगर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का अगर खर्चे की बात करें तो उसके ओवरऑल खर्चे का 57.19% खर्चा हुआ मार्च के महीने में। अगर अब उत्तराखंड के अंदर जो क्लैमिटीज आती हैं, वो क्लैमिटीज आती हैं मैक्सिमम बरसात के महीनों में आती हैं, यानी जून से लेकर सितंबर तक आप कह सकते हैं, अगस्त सितंबर तक। और जो नेचुरल कैलेमिटीज का भी जो खर्चा है वो मैक्सिमम मार्च में आप देखेंगे कि 72% से ऊपर जो खर्चा है सिर्फ मार्च में होता है। जबकि कैलेमिटी आई हुई है जो जून से लेकर जो अगस्त तक, जिस समय बरसात बड़ी भयावह रूप में रहती है, उसमें होता है। आखिर खेल क्या चल रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। जितना मैं समझता हूँ, उत्तराखंड का बजट का अगर हम देखें तो डेफिसिट जो उसकी फाइनेंसिंग और जो बजट को पूरा करने के लिए जो राज्य जो कर्जा लेता रहा, आज 74,000 करोड़ से ऊपर कर्जा हो गया। 2016-17 में ये करीब 48,000 करोड़ के आसपास था। तो प्रदेश में जो स्थिति है वो गड़बड़ा रही है। तो क्या कारण है कि हमारे जो बजटीय प्रावधान है, बजटीय प्रावधानों का सही ढंग से, और मैं जो ये बात कह रहा था खर्चे की, ये कैग की रिपोर्ट के अनुसार कह रहा था। ये उसमें मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि कोई कहीं और से उठा के बात की हो। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये आवश्यक है कि फंड चाहिए हमारे को, राज्य में निवेश करने की आवश्यकता है। राज्य में निवेश की जो क्षमता है उसको समझने की आवश्यकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मनोज जी, मुझे आपसे जवाब चाहिए था। ये जो अभी राजेंद्र जी इस बात को कह रहे थे, मैं उसका जवाब आपसे लूंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं एमओयू पर करार, जश्न की बहार। चर्चा ऐसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी यहाँ पर थपलियाल जी आप
अब राजेंद्र जी इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली ही चले जाते, ब्रिटेन जाने की क्या जरूरत थी, केंद्र मदद कर सकता है लेकिन केंद्र मदद नहीं करना चाहता है। इसे मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी बहुत कम शब्दों में। एक बात जो कहना चाहता हूं मैं, जो बात जहां से खत्म हुई थी, छूट गई थी, मैं वहां से आगे ये बात बताना चाह रहा था कि उत्तराखंड ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ ऑफर किया है। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, यहाँ राज्य में तिवारी जी की सरकार थी, तो सब्सिडी के नाम पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आमंत्रित किया गया। ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं जस्ट उदाहरण के तौर पर, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शाहनाज ग्रुप जो शाहनाज ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यही देहरादून के लांगा रोड पे इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी। और मतलब पूरा इंजॉय करने के बाद, सब्सिडी इंजॉय करने के बाद उन्होंने सारे कर्मचारियों को धक्का दे के बाहर निकाल दिया और पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। और उस एसेट के, जो एसेट जहां पे बना हुआ है, वो एसेट पे काबिज होके बैठे हुए हैं। ऐसे आपको सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स मिलेंगी, ऐसी बिजनेस एंसिलरी यूनिट्स मिलेंगी जिन्होंने सब्सिडी के नाम पे प्लॉट्स लिए, सब्सिडी को एंजॉय किया, रन अवे हुए और आज उस एसेट के ऊपर भी बैठे हुए हैं। सरकार ने उसको ये भी नहीं कि सरकार में अधिकृत हो गई हो, वो किसी तरीके से वो किसी और काम पे आ रही हो। तो कुल मिला के उत्तराखंड में जो इकोनॉमिक्स का जिस तरीके से परिचालन हो रहा है वो पूरा ठीक ठाक नहीं है। और मैं आपको एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं बीच में कुछ इंडस्ट्रीज के पास गया था, हरिद्वार में, रुद्रपुर में और सिलाकुई क्षेत्र में, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप जो मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, इन यूनिट्स को आप पहाड़ों में क्यों नहीं इस्टेब्लिश करते, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो या मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे को जो एसोसिएटेड, जैसे मान लीजिए मेडिकल का है या इलेक्ट्रिसिटी का है, उसकी पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग के प्रिंटिंग मटेरियल्स, उसके साथ से कैप्सूल्स में अगर वो दवा बना रहे हैं लेकिन कैप्सूल जिसमें भरा जाएगा उसके वो कैप्सूल के कैप्स कहीं और बनते हैं, तो ये सारी प्रोसेस जो साइड में जो यूनिट्स लगती हैं उसके कारण एक पूरी इंडस्ट्री प्रोपगेट होती है। तो इस खामी के कारण और साथ में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की जो अनअवेलेबिलिटी रहती है, उसके साथ साथ में बिजली का एक बहुत बड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है, वो सारा का सारा पहाड़ों में आप देखेंगे उत्तराखंड में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो जब इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आते हैं तो उसमें उत्तराखंड के जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो 9 पर्वतीय जनपद है, उसमें कितना लाभ लोगों को मिल पाता है और मैदानी क्षेत्रों में कितना लाभ मिल पाता है, उसके ऊपर आकलन किया जाना चाहिए। और उसके आधार पर एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है एंसिलरी यूनिट्स को एस्टेब्लिश करने वाली होनी चाहिए। सिर्फ हम ये कह दें कि हाँ, हमारे को किसी ने कह दिया कि हम 12,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उससे कुछ रोजगार सृजित होने वाला है। मुझे लगता है उससे ज्यादा तो हमारे जो कुंभ का जो मेला जो अनादिकाल से चल रहा है, या बद्रीनाथ जी के, अगर हम केदारनाथ जी के तत्वों को बचा लें और उन्हीं को चलाते रहें और उसी को सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज फॉर्म में करें अपने ताकत के बलबूते पे, तो हमारी इकोनॉमी वैसे भी बहुत अच्छी सस्टेन कर सकती है। ठीक है मनोज जी, मैं वापस आऊंगी। कुछ मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? 12,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा, एमओयू साइन हो चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। देखिए, बाकी सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, आप क्या कहना चाहती है इस मामले पर? उसके बाद में जपेंद्र जी आपके पास आती हूँ। देखिए यसी जी, हम भी खुशियां मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? जब धरातल पर उतरेगा, काम धरातल पर होगा तो खुशियां तो सभी मनाएंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा,
अब वो है ना कि कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी। और एक वो ये कहानी सुनाते थे ना बचपन में कि शेर आया, तो रोज बोला जाता था शेर आया। फिर गांव वालों ने विश्वास करना ही बंद कर दिया कि ये तो रोज बोलते हैं शेर आया। तो ऐसे हल्ला मचाने से कि हमने एमओयू साइन कर दिया, 2018 में भी एमओयू साइन करके लेके आए थे, पर धरातल पर अभी तो इनवाइट करने गए हैं। अब कितने गेस्ट आते हैं, कितने न्योता स्वीकार करते हैं, वो देखने वाली बात है। कितने इन्वेस्टर्स आते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि धरातल पर काम करे ये सरकार, युवाओं को रोजगार दे, लेकिन कहाँ यहाँ पर धरातल पर काम हो रहा है। पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि जो रोजगार बंद हो रहे हैं उन पर तो ध्यान सरकार दे नहीं रही है कि ये बंद क्यों हो रहे हैं, क्या किस कारण यहाँ ताले पड़ रहे हैं। आज भी एक और आ गया है आपका कोई, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी कि एक और जो जिन्होंने किराएदार रखे हैं तो उनके जो सारे कनेक्शन है वो कमर्शियल हो जाएंगे। तो इस तरह से तो ये बिजली के दाम जिस तरह से आसमान को छू रहे हैं, ऐसे में कैसे इंडस्ट्रीज चलेंगी, तो कैसे उनको फायदा होगा और कैसे हमारे उत्तराखंडियों को फायदा होगा। किस तरह से जो है ये पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार रखे कि हाँ, युवाओं को किस तरह से रोजगार देंगे, कौन सी भूमि इन्होंने चिन्हित की है, कहाँ पर ये बनाएंगे जिससे हमारी जल जंगल जमीन जो है उसको भी नुकसान ना हो। जो इस तरह से जो काम होगा, लेकिन ये ढोल पीट रहे हैं। अभी जो सिर्फ हवाई ढोल है ना, 2018 वाला जो ढोल था ना, वो अब इन्होंने दोबारा से पीटना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं। तो जनता को रुझाने के लिए या इनके ये जो कमाई है, जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो हर बार यही होता है। 2018 का एक बार भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे दें कि क्या हुआ था, वहां पर एमओयू साइन हुए थे, उसके बाद धरातल पर क्यों नहीं उतरे, क्या हुआ उसका, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन हाँ, ठीक है, ये करके ले आए हैं। ठीक है हेमा जी, हम इंतजार करेंगे इनका कि धरातल पर काम करके दिखाएं। ठीक है, जपेंद्र जी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 12,500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है, खुशियां तब मनाएंगे जब ये धरातल पर नजर आएंगी। और फिर वही बात कि 2018 में जो निवेश आया था उसका क्या हुआ, या जो बड़ी बड़ी बातें उस दौरान कही जा रही थी, पीसी तपलियाल जी को प्लीज म्यूट करेगा, बाकी सबका क्या हुआ। इस तरीके की सवाल जो है वो विपक्षी दलों के मन में है। साथ ही साथ आम जनमानस भी ये बात जानना चाहता है कि 2018 में जो चीजें नहीं हुई, हम कैसे मान लें कि अब ये आगे उत्तराखंड जो है वो विकसित हो पाएगा, निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, 2018 में 1 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए और उसके बाद 30 से 35 हजार करोड़ के लगभग उत्तराखंड में निवेश भी हुआ। ठीक है कि आप ये जरूर ये सवाल उठा सकते हैं, आपको क्वेश्चन करने का अधिकार है कि जी ये आपका उस समय निवेश कम हुआ, लेकिन हुआ। सरकारों का काम होता है निवेश के लिए लोगों को तैयार करना, उनके लिए प्रदेश में माहौल बनाना, उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज के ऊपर सहमत करना और ये भरोसा जताना कि ये प्रदेश और इस प्रदेश के वासी आपके लिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे और आप यहाँ डेवलपमेंट करिए। और कोई भी निवेशक जब निवेश करता है तो वो बहुत सी चीजों को देखता है। हाँ, अगर 2018 के इस कार्यक्रम के बाद या जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, अगर ये कोरोना में 2 वर्ष खराब ना हुए होते 2021, तो हो सकता है कि ये तब भी 1 लाख करोड़ के आसपास का निवेश चला जाता। लेकिन वो पूरे विश्व में एक तरह से विकास का पहिया रुक गया था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, तो उससे कोई भारत भी अछूता नहीं था, कोई उत्तराखंड भी अछूता नहीं था। आज अगर 1.5 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं और उस 1.5 लाख करोड़ के निवेश को लेकर या 2.5 लाख करोड़ के निवेश को लेकर जिस तरह से सरकार आगे बढ़ी है, तो पहले ही चरण में ये 12,500 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। तो ये पहला चरण है कि हम 2.5 लाख करोड़ का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं, हम 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन करें। और उसके बाद ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कर ही रहे हैं, अपना काम कर ही रहे हैं, कि हम प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बनाएं। और प्रदेश के अंदर अच्छा माहौल बनाने में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विपक्ष भी तो इसी प्रदेश का है ना।
तो विपक्ष भी तो चाहेगा कि ठीक है इस प्रदेश के अंदर निवेश होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि उससे कांग्रेस जनों को लाभ नहीं मिलेगा या कांग्रेस के कार्यकर्ता उससे लाभान्वित नहीं होंगे या अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ता उससे नहीं होंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो मुख्यमंत्री तो प्रदेश का है ना, वो तो प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं ना, उसमें सभी प्रदेशवासी हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये भरोसा जताते हैं कि जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और सरकार की जो योजना है, हम उत्तराखंड के अंदर निवेश के साथ साथ विकास की एक ऐसी गाथा लिखने में कामयाब होंगे जो 25वीं वर्षगांठ में उत्तराखंड को एक नया आयाम देगी। और ये सब करने से होगा, और उस करने में सरकार के साथ अच्छे सुझावों के साथ और एक अच्छे विपक्ष की तरह अगर हम सब लोग बिहेव करेंगे तो निश्चित तौर पर शायद हम अपने उत्तराखंड को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। और अगर आप सब लोग सरकार का और सरकार की योजनाओं का सहयोग करते हैं तो सरकार भले ही बीजेपी की है, लेकिन ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि उत्तराखंड को आगे ले जाने में सभी ने अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। ठीक है, राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? यशी, मेरा मानना ऐसा है, उत्तराखंड में एक पॉसिबिलिटी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो, तो जो हम कॉरपोरेट को डिस्काउंट अभी मोदी सरकार ने दिया है 30% से 22%, यानी 8% का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मान लिया 2 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, अगर उस सब्सिडी का जो 8% है, उस अमाउंट का हम 25% भी 30% भी अपने युवाओं को डायरेक्ट जो है उसकी हेल्प करें, यहाँ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेक्टर पहाड़ में डेवलप हो सकता है, टूरिज्म का डेवलप हो सकता है, उससे पूरे देश की सेहत भी सुधरेगी। और उत्तराखंड राज्य में जो प्रदूषण के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, जैसे जोशीमठ है, पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, अगर इस तरह की बात हो तो मेरा मानना है कि ये उत्तराखंड राज्य के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले राजेंद्र भाई आपकी बात का समर्थन है आपकी बात। जी, उत्तराखंड में से पहले यशी लगभग सारे उत्तर भारत में पहाड़ी आलू जाता था, आजकल वो खत्म सा हो गया। जंगली जानवर बहुत ज्यादा हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। अगर इन चीजों पे हमारी सरकार फोकस करती पिछले 6-7 साल में, तो शायद हमारे यहाँ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनता, जो लगभग 30% ऑफ द होल पॉपुलेशन बैठती है, 25 से 30%। उसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल थी, उस क्षेत्र में काम ही नहीं किया गया। पिछले जो कृषि मंत्री थे उनियाल साहब, उन्होंने इस क्षेत्र में जितने 2 कदम आगे बढ़े थे, आज की तारीख में हम 10 कदम पीछे चले गए। अगर इस तरह का छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट देके हम अपने युवाओं को रोजगार भी दें, उनकी आमदनी भी हो और राज्य का और देश की सेहत का भी विकास हो, आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। अभी जैसे हमारी बहन हेमा भंडारी जी कह रही थी, ध्यानी जी ने और थपलियाल जी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर इन्वेस्टमेंट सपोज किसी कंपनी ने 1000 करोड़ का किया, वो ट्रॉली व्रॉली चलाने में, उसमें वो रोजगार कितने लोगों को दे पा रहे हैं। मान लिया उन्होंने 1500 करोड़ में 6 ट्रॉली चलाई, तो उसमें रोजगार दिया उन्होंने 50 लोगों को या 100 लोगों को, और अपना जो उन्होंने कॉर्पोरेट लाभ लिया वो 4000, 5000, 6000 लोगों को सुविधाएं रोजगार के माध्यम से देने के सापेक्ष उठा लिया, कंपैरेटिवली उठा लिया। तो वो तो नेशनल लॉस है, राज्य का तो है ही, वो नेशनल लॉस है। क्योंकि हमारा जो एक क्राइटेरिया है कि 100 करोड़ पे 500 से 750 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अगर उस क्राइटेरिया को कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे जो नीति निर्धारक हैं, जो हमारी सरकार में लोग बैठे हैं, उनका विजन और विजुअल कम है। चलिए ठीक है, पीसी थपलियाल जी। यशी 1 मिनट,
उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है, पहाड़ से पलायन को रोकना है। वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और उसके लिए अगर केंद्र सरकार चाहे तो वही मदद कर दे, इधर ब्रिटेन और कहीं आने जाने की ज्यादा तेल खर्च करने की जरूरत नहीं। राजेंद्र जी आपकी बात को काट रहे हैं। ये कोई ब्रिटेन सरकार से नहीं मदद ली गई, ये जो हमारे एनआरआईज हैं, देखिए पूरी दुनिया के अंदर एनआरआईज का एक बहुत अच्छा एक स्कोप नजर आता है और प्रत्येक देश अपने देश के एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट पे निश्चित तौर पर उन्हें भरोसा दिलाने का प्रयास करता है कि आप अपने देश में, अपने राज्यों में जहां भी डेवलपमेंट है वहां आप इन्वेस्टमेंट करिए। 2016 की जो नोटबंदी हुई ना, उससे जो हमारा एमएसएमई सेक्टर था, मीडियम स्मॉल जो एंटरप्राइजेस थे, वो लगभग 60% तक खत्म हो गए। आपकी जानकारी के लिए, शायद आपकी जानकारी में ना हो, केंद्र सरकार द्वारा और नियत सही होती तो हमारा जो एमएसई सेक्टर है, जो हमारे देश की रीढ़ थी, राजेंद्र जी रुकेगा जरा। आज की डेट में एमएसएमई सेक्टर्स को आप देखिए कितनी कॉलें आती हैं। जपेंद्र जी करने के लिए, फाइनेंस मुहैया कराने के लिए जपेंद्र जी रुकेंगे जरा, रात दिन एक किए हुए। जपेंद्र जी रुकिए जरा, वापस आऊंगी मैं आपके पास। पीसी थपलियाल जाए। अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि एनआरआई करके भी लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम एनआरआई का शेल खोलेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ। ठीक है, पोमा के एनआरआई कंपनी है। पोमा एक फ्रेंच कंपनी है। जितनी कंपनियों का मैं नाम लूंगा अभी, उसी पर, हाँ जी, सारी वहां विदेशी कंपनियां हैं। और तुम्हें भारतीय, तुम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की नारा देने वाले लोग आज अंग्रेजों के द्वार इस देश भूमि को बेचने गए हुए। आप दुख होता है कि आप ऐसा लगता है कि हम किसी काबिल नहीं, किसी काबिल। ये जो मुंशियारी का जो बोल रहे हैं श्लोक, उस श्लोक को हमने ढूंढा। वो मुख्यमंत्री को बोलोगे कि कहां पे, उसको नहीं मालूम, नाम सुना है। मुख्यमंत्री जी जब आए देहरादून में और जो शब्द बोले, एक भी शब्द ऐसा नहीं था। वो सर्विस सेक्टर भी नहीं बोल पाया। सेक्टर आपने देखा होगा, सेक्टर सर्विस, he used the word sector service. What he was talking, वो क्या बोल रहा है उसको नहीं पता। जो उनका अध्यक्ष बना हुआ है भाजपा का, वो क्या बोल रहा है उनको नहीं पता। जो प्रवक्ता यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो एक कंपनियों के नाम गिना दे, मैं एक एक कंपनी का नाम गिना दूंगा। और ऐसी कंपनियां जिनका जो इस उत्तराखंड के थपलिया जी मैं वापस आ जाती हूँ आपके पास, लेकिन जपेंद्र जी को सुनने के बाद। जपेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। थपलियाल जी जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। थपलियाल जी, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन कंपनियों को सपना नहीं आ रहा, या इन निवेशकों को जिनके पास योजना है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास किसी न्यूली या हिली स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर, उसके सर्विस सेक्टर को लेकर, ठीक है, सुनना है मैंने जो मैं बोल रहा हूँ कि 30 साल पहले पोमा कंपनी हमारे आगे पीछे घूमती थी, इसका जवाब है इनके पास। अरे तो आप एक एक कंपनी को गिना दूंगा मैं। 30 साल पहले जो कंपनी आपके आगे पीछे घूमती थी, आज वो कंपनी उत्तराखंड में काम करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री को ठेकेदारों के पास जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश था कंपनियों, अरे भूमिका से, अपने सलाहकारों की भूमिका से, टेंडर होना चाहिए। टेंडर नकार नहीं सकते। बताओ, ये आज भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं राज्य के साथ। ग्लोबल टेंडरिंग की बात इनको मालूम ही नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है उठा के ड्रोन, फ्रांस जाता है राइफल, नेवी के लिए राइफल, वहां उसी तरह का हमारा मुख्यमंत्री पोमा आजा। अरे पोमा जैसी कंपनियां बहुत हैं, ग्लोबल टेंडरिंग करो, 50 लोग तुम्हारे दरवाजे पे मत्था टेक के आए। दे मीन बिजनेस, दे वांट बिजनेस। हम ठेकेदारों के पास जा रहे। अरे तिवारी जी ने बैठे और ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, पूरी टीम। आज ही क्या है, हम वहां जा रहे हैं ढूंढने।
अरे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आज की सूचना प्रौद्योगिकी के पीरियड में गूगल में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है जपेन जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद में मनोज ध्यानी जी आपके पास आती हूँ। जपेन जी, इवेंट मेकिंग कंपनी ला रहे, बोलो इवेंट, अगर थपलियाल जी इवेंट कंपनी की बात सुनना चाहें तो हम कुछ बोलें। हमें तो ऐसा लगता है कि जब थपलियाल जी विपरीत दिशा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो इन्हें पॉजिटिव करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो थपलियाल जी देखिए, आप समझिए कि हमने आपकी रग पकड़ ली। देखिए, हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानीय हैं। देखिए, ऐसा है, ग्लोबल टेंडरिंग एक अपने आप में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में, नए राज्य में अगर हम ग्लोबल टेंडरिंग की बात करते हैं तो भरोसा जताने के लिए अगर एक बार हमारे मुख्यमंत्री विदेश की धरती पर चले गए और इस भरोसे के साथ गए कि भाई उत्तराखंड की जमीन निवेशकों के लिए तैयार है, अगर एक इंग्लैंड के तीन दिन के दौरे से आपको ये समझना चाहिए कि ये इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। कितना बड़ा संदेश पूरे यूरोप में गया, कितना बड़ा संदेश यूएसए तक गया, क्योंकि यहां से बैठ के जब हम ग्लोबल टेंडरिंग की बात करते हैं तो हमारी रीच कम हो जाती है। लेकिन अगर जब हम एक स्ट्रेटजी के तहत अपने निवेशकों से बात करने जाते हैं, अपने एनआरआईज के थ्रू बात करने जाते हैं और एक राज्य का आज भारत का नाम है, अगर वो हमारे मुख्यमंत्री एक केंद्र में यूरोप में जाके जाते हैं तो पूरे यूरोप के अंदर मैसेज जाता है, वहां हमारे निवेशकों को भी मैसेज जाता है और अदर निवेशकों को भी मैसेज जाता है और यूएसए तक ये जाता है। तो ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप जो है, आप तो घूमते हैं, आप भी खूब घूमते हैं, जपेन जी, मैं आती हूँ वापस। जो है वेस्टर्न वर्ल्ड का एक तरह से गेटवे। ध्यानी जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है एनडी तिवारी जी का नाम, और एनडी तिवारी जी की अगर हम बात करें तो हम ये एक्सपेक्ट भी क्यों कर रहे हैं कि एनडी तिवारी जी ने जिस तरीके से काम किया या उनका जो ऑरा था या वो जिस तरीके से काम करते थे उनको रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल है। और सबका अपना अपना अलग होता है। त्रिवेंद्र जी अपनी तरीके से काम कर रहे थे, धामी जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हरीश रावत जी ने अपने तरीके से काम किया, लेकिन हम बार बार एनडी तिवारी जी का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने एक फ़ोन में निवेशकों को उत्तराखंड लेकर आए, इसका जिक्र हो रहा है। लेकिन वाई आर वी एक्सपेक्टिंग कि धामी जी भी वैसा ही कर सकते हैं? अगर धामी जी ब्रिटेन जाकर पैसा ला रहे हैं या ब्रिटेन जाकर वो निवेशक लेकर आ रहे हैं तो हमें उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना होगा। मनोज जी, इनका नहीं है, हम डिबेट को थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ इंग्लैंड के दौरे का नहीं है। ये समझिए कि इंग्लैंड के दौरे से पूरे यूरोप के अंदर और पूरे पश्चिमी वर्ल्ड के अंदर निवेशकों के अंदर कितना बड़ा एक मैसेज जाएगा जो शायद हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर या ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर यहाँ से नहीं, जो ठीक है जपेन जी, अब चूंकि अब डिबेट का वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है और काफी देरी से आप जुड़े थे, मनोज ध्यानी जी की बात सुन लेते हैं। मनोज जी, देखिए यशी जी, मैं दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ और क्योंकि भारत को हम लोग बहुत बड़ी शक्ति के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है। राजन जी आऊंगी मैं। बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम वैश्विक शक्ति बन रहे हैं और आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। तो आज भारत को जब भारत किस स्थिति में है, हमें पैसे की जरूरत है या हमें तकनीक की जरूरत है, हमें ये इस बात पे विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के भीतर वो क्षमताएं हैं कि जहां पैसा भी है और तकनीक भी है। हमारे IITians हैं, हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे बहुत सारे इनोवेशन सेंटर्स हैं, स्टार्टअप्स लेने वाले जो उद्योगपति हैं वो हैं। क्या हमने अपने भारत के नागरिक को वो मौका दिया कि वो तकनीकी इन्वेस्टमेंट कर सकें, वो आर्थिक रूप से इन्वेस्ट कर सकें? हम आखिर विदेशों की दौड़ क्यों लगा रहे हैं? क्यों हमें ताइवान जाना पड़ रहा है? क्यों हमें इंग्लैंड जाना पड़ रहा है? हम दरअसल अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं। हम ये पैसा, बाहर वालों का जो पैसा है, मतलब छोटा 10 रुपया लगाकर 100 रुपया जो 90 रुपया वो हमसे कमा कर ले जाएंगे, वो हम विदेशी ताकतों के जेब में डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हम मेक इन इंडिया जैसे कंसेप्ट अडॉप्ट कर देते हैं राष्ट्र के तौर पर, तो हमारे को अपने राष्ट्र के भीतर की शक्ति को ताकत देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि देश के अंदर ऐसी क्षमताएं हैं
और अगर नहीं है तब आप दौड़ कर जाएंगे। आज भारत उस स्थिति में नहीं है कि भूखा भारत होगा और खाने के लिए, राशन के लिए वो अमेरिका के दरवाजे पे गुहार लगाने जाएगा। आज भारत के भीतर जो क्षमताएं हैं उसका प्रयोग करने में मुझे लगता है ये सरकार, ये जो सरकार भी बाहर जा रही है, खासकर तब जब हम चंद्रमा पर बड़े गर्व के साथ कह रहे हो कि हम पूरे विश्व में सबसे पहली शक्ति बने हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर खड़े हुए हैं। हाँ। तो हमें भारत को क्या समझते हैं? ठीक है, हम मनोज जी नहीं है, ये कटोरा लेकर जाने की आवश्यकता है ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। हाँ जी, राजन जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा, बहुत कम शब्दों में। मेरा कहना यह था कि अगर केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य को टैक्स हॉलिडे का बेनिफिट दे, नंबर 1। नंबर 2, राज्य सरकार अगर उत्तराखंड राज्य में जैसे तिवारी जी ने सिडकुल बनाए 2 और फिर इन्वेस्टर्स को कहा कि आइए और हम आपको एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंडस्ट्रियल एरिया देंगे जहां आपको सारी सुविधाएं एक जगह होंगी, क्या इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं? ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ना केंद्र सरकार। जपेन जी 20 सेकेंड्स है, फटाफट जवाब दीजिए। नहीं राजेंद्र जी, हमारे राजेंद्र जी आपसे हवाई कंपनियों को कहां से प्रोवाइड कराएंगे? राजेंद्र जी समझिए, हमारे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है। जपेन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उत्तराखंड को अवगत कराना और उत्तराखंड के लिए हमारे एनआरआईज और कंपनियों के माध्यम से निवेश जुटाकर उत्तराखंड को टेक्निक से जोड़कर एक मॉडर्न डेवलपमेंट का एजेंडे के ऊपर काम करते हुए उत्तराखंड को आगे ले जाने की दिशा में निश्चित तौर पर सरकार और युवा मुख्यमंत्रियों का पहला कदम कामयाब हुआ है। इंग्लैंड का दौरा मात्र और मात्र पश्चिम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, एक निवेशकों को आकर्षित करना और टेक्नोलॉजी के लिए उत्तराखंड के दरवाजे खोलना, ये एक पहला कदम था जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार कामयाब हुई है और बहुत जल्द ही इसके और बेहतर नतीजे आएंगे। और जो टारगेट है हमारा निवेश का उत्तराखंड में, निश्चित तौर पर उस टारगेट को अचीव ही नहीं किया जाएगा, उस टारगेट के रिकॉर्ड को ब्रेक करके उससे आगे बढ़ा जाएगा। इस मंशा के साथ माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हम निश्चित चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद हम ऐसी ही करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि धामी जी ब्रिटेन दौरे से वापस लौट आए हैं। 12,500 करोड़ का एमओयू जो है वो साइन हुआ। हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि इससे पहले भी 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो इस इन्वेस्टर समिट में भी ये महज एक जनता को भ्रमित करने का कार्य है। हालांकि ये देखना होगा कि ये कितना निवेश उत्तराखंड के लिए फायदेमंद होता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।